हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सिंपल सेंस में आर्टिकल 16 का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम, जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 14, 15 और 16 में कुछ रिलेशन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही आर्टिकल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी को सबसे ज्यादा वाइडेस्ट टर्म में डिफाइन करता है और इक्वालिटी बिफोर लॉ में। फिर आता है आर्टिकल 15 जो प्रोटेक्ट करता है इक्वालिटी और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन दैट 5 ग्राउंड्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इक्वालिटी डिस्कस की गई है आर्टिकल 16 में, जो सिर्फ लिमिटेड है इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम क्लॉजेस पढ़ेंगे, क्लॉज 1, 2, 3, 4, 4A, 4B एंड क्लॉज 5। ओके, सो आर्टिकल 16 की कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये कहा कि रिजर्वेशन को कंपनसेटरी बेनिफिट कहा उन्होंने, और कहा कि सोसाइटी के कुछ सेक्शन ऐसे भी है जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। सो अगर आपको अपनी फेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है कि हम उन सेक्शंस को अपलिफ्ट करें, उनको वो एडवांटेजेस दें। सो फ्रेंड्स, अब आर्टिकल 16 अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स के लिए। ओके, सो 16 क्लॉज 1 पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट के अंदर जितने भी पोस्ट है या फिर जितने भी जॉब्स है, वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जॉब जिनको भी मिलेगी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पे मिलनी चाहिए, यानी कि कोई भी वो जॉब ले सके। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 पढ़ते वक्त हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े थे। उसी की तरह आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बात करता है 7 ग्राउंड्स के बारे में, जिसमें आपने जो 5 ग्राउंड्स पढ़े हैं वो तो है ही है, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। सो फ्रेंड, डिसेंट एंड रेजिडेंस आर्टिकल 15 में प्रेजेंट नहीं है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप कुछ भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं किसी को भी एम्प्लॉय करने के लिए, कि मुझे इसको इन ग्राउंड्स पे एम्प्लॉय करना है या नहीं करना है, पर आप इन 7 ग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं जॉब्स में। ओके, तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 हमारा नेक्स्ट आता है, जो बात करता है सिंपल वे में रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। अगर आप रेजिडेंस है देन यू विल गेट रिजर्वेशन। सो फ्रेंड्स, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 का एक एक्सेप्शन है। देन फ्रेंड्स कम्स द आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो फ्रेंड्स, ये कहता है कि सोसाइटी की जो डिसएडवांटेजियस सेक्शंस है उनकी सोशल और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए स्टेट के पास पावर है कि वो कुछ पोस्ट को रिजर्व कर सकते हैं सिर्फ इन लोगों के फेवर में। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 में बैकवर्ड क्लासेस यूज किया गया है, तो लेकिन उसमें सिर्फ हमारे पास SC और ST ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ केसेस है जो डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से कि ये बैकवर्ड क्लासेस रियल में क्या है। फ्रेंड्स, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर हमारा केस आता है, जिसमें कहा गया है जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो कब अप्लाई किया जाएगा, जब ये 2 कंडीशंस फॉलो की जाएंगी या ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। फर्स्ट इज बैकवर्ड क्लास तब हम डिक्लेयर करेंगे जब वो सोशली और एजुकेशनली बहुत ज्यादा वीक हो। सेकेंड कंडीशन है जब इनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो स्टेट सर्विस के अंदर, यानी कि कितनी परसेंटेज इनको दी जाएगी एज अ बैकवर्ड क्लासेस। अगर वो नहीं है तब भी ये बैकवर्ड क्लासेस में डिफाइन नहीं होते। तो दीज 2 कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस हमारा आता है देवदसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को हम कैरी फॉरवर्ड रूल केस से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इस केस से पहले ये हो रहा था कि अगर बैकवर्ड क्लासेस की सीट्स फिल नहीं हो पा रही है ना, किसी भी रीजन की वजह से, तो उन सीट्स को आप आगे के सालों में ऐड करते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। ओके,
सो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 17% सीट्स अगर रिजर्व की थी एसटी और एससी के फेवर में, जो 20 सीट्स अभी फुलफिल नहीं हुई थी या रह गई थी, वो सब्सिक्वेंट ईयर में ऐड होने लगी। ओके फ्रेंड्स, सो 1961 में ये हाल हो गया कि टोटल 45 सीट्स में से 29 रिजर्व थी, जिसमें एसटी और एसटी के लिए थी 29, ओके, उनके फेवर में थी, मतलब 64% सीट्स तो ऑलरेडी रिजर्व थी। तो इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर होती है तो वो इनवैलिड होगी, यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है ये इनवैलिड हो जाएगा उन केसेस में। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि अगर ओपन मेरिट देखिए, जनरल कैटेगरी देखिए, उन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये सीट्स ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिजर्व हो जाएगी तो उनका कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे मंडल केस भी कहा जाता है। ये 16 आर्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ओके फ्रेंड्स, तो 1979 में पीएम मोरारजी देसाई जी ने एक कमीशन सेटअप किया, जिसके चेयरपर्सन थे बीपी मंडल। इस कमेटी को इन्वेस्टिगेट करना था कि कितने सोशली, एजुकेशनली या बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में। तो फ्रेंड्स, 1980 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि टोटल 3743 कास्ट है जो सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि हमें इन्हें 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। ओके, सो फाइनली इन 1919 में पीएम वीपी सिंह जी ने इम्प्लीमेंट किया और 27% सीट्स रिजर्व कर दी। तो ये इशू डिस्कस हुआ था इस केस में। इसी केस की वजह से ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ केस आया। तो 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिन्होंने 6:3 की मेजोरिटी में टोटल 12 प्रिंसिपल निकाले। बट फ्रेंड, जिनमें से सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स है जो इम्पोर्टेंट है। पहला कि 27 रिजर्वेशन जो है वो सोशली, एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए सही है। ओके, सेकेंड इज ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट तक ही सिमिट होगी, यानी कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए आप 27% रिजर्वेशन यूज करेंगे, प्रमोशन के लिए ये वैलिड नहीं है। थर्ड, टोटल रिजर्वेशन किसी भी हालत में या किसी भी सिचुएशन में 50% इंक्रीज नहीं कर सकती है, बट येस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। पर फ्रेंड्स, पार्लियामेंट ने ये रियलाइज किया कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट है वो गलत है, और उन्होंने जल्द ही ले आए 77th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे उन्होंने आर्टिकल 16 में इंक्लूड कर दिया क्लॉज 4A। तो 16 क्लॉज 4A की वजह से अब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो सकती है। और दूसरा 81st अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, जिससे 4B ऐड हुआ, और 16 क्लॉज 4B की वजह से जो बैकलॉग वैकेंसी बेस्ड थी, जिसमें सीलिंग लिमिट थी जो 50% एक्सीड नहीं कर सकते हैं, तो इस लिमिट को भी हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हर केस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो केसेस की वजह से आप किसी भी आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि हमने सिर्फ वो कहने के लिए आर्टिकल नहीं बनाया है। वो हमारा संविधान सबसे यूनिक है, सबसे लेंथीएस्ट है और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जिसको हम अमेंड कर सकते हैं और बहुत सी ऐसे जिनको अमेंड करने के हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नाउ हमारा लास्ट क्लॉज आता है 16 क्लॉज 5, जो सिंपली कहता है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये बात करता है कि अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप ऑफिसर या ऑफिस में, और उस ऑफिस की मेंबर बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप उस पर्टिकुलर रिलीजियस के हो या आप उस रिलीजन से बिलोंग करने चाहिए, तो ये किसी भी तरीके से 16 क्लॉज 1 या 16 क्लॉज को वायलेटिव नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप जिस रिलीजन के हो, आप उसी रिलीजन के आप कोई ऑफिसर बनते हो या उसके लॉज एंड रूल्स को आप देखने के लिए जाते हो, तो आप अपने धर्म को अच्छे से जानते हो, समझते हो, तो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एक जरूरी है। ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन है उसमें किसी भी तरीके का अगर ये भेदभाव होता है कि आप उसी धर्म से बिलोंग करने चाहिए, तो ये गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज इट। ये आर्टिकल 16 था। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा।
फ्रेंड्स इसके जितने भी केसेस हैं या जितने भी इसके क्लॉजेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 5 क्लॉज पढ़ा है, लेकिन जिसमें से 16 क्लॉज 4A और 16 क्लॉज 4B किस अमेंडमेंट के तहत आया आपको पता होना चाहिए, और उनमें क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उनको सब क्लॉजेस को हमें लाना पड़ा। ओके, so thank you so much friends for watching my video. If you liked it, please do like, share and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon so you get all the updates of this channel. And friends, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे डाला है। उस वीडियो के बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आई होप आपने, अगर आपको अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगी। सो गो एंड चेक इट दैट वीडियो। उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि इस मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंस, उसके कंटेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आने वाली है, हम बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी।